कोशिका झिल्ली का सिद्धांत किसने दिया था? सबसे सामान्य सिद्धांत फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसे क्यूरी फ्लूइड मोज़ेक भी कहते हैं या तरल मोज़ेक मॉडल कहते हैं। इस सिद्धांत को किसने दिया था? सिंगर और निकलसन ने दिया था 1972 में। ठीक है। कोशिका झिल्ली के रासायनिक संगठन की बात की जाए तो इसमें प्रोटीन्स क्या होते हैं? 20 से 70% होता है। वसा क्या होती है? 20 से 70% ही होती है। और शर्करा कितनी होती है? 1 से 4% शर्करा होती है। H2O की बात की जाए तो लगभग 20% होता है। मुख्यतः कोशिका झिल्ली में वसा और प्रोटीन पाए जाते हैं और कोशिका झिल्ली की मोटाई लगभग 75 एंगस्ट्रॉम्स होती है। ठीक है। प्रत्येक झिल्ली में वसा और प्रोटीन का प्रतिशत अलग अलग होता है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। जैसे आरबीसी में झिल्ली में 52% तो प्रोटीन्स होता है और 40% वसा होता है। अब प्रोटीन्स क्या होते हैं? जैसे हम ये कोशिका झिल्ली की संरचना बनाते हैं तो इसमें देखते हैं कि प्रोटीन इसके ऊपर लगा हुआ, वसा के ऊपर लगा हुआ है, शर्करा इसके ऊपर ऊपर लगी हुई है। ठीक है। ऐसे संरचना होती है। इनके बीच बीच में क्या होता है? वसा भरी होती है। कोशिका झिल्ली के वसा कोशिका झिल्ली की वसा की बात की जाए तो झिल्ली के पास द्विपरत के रूप में उपस्थित होती है। ठीक है, हमें ये बात पता है। झिल्ली के वसा में ध्रुवीय और अध्रुवीय समूह उपस्थित होते हैं। ये ध्रुवीय और अध्रुवीय समूह उपस्थित है। इन्हें एम्फीफैटिक अणु कहते हैं। क्या है? इन्हें एम्फीफैटिक अणु कहा जाता है। जैसे ध्रुवीय अणु ये है जो सतह की ओर होता है और अध्रुवीय अणु क्या होता है? भीतर की ओर होता है। वसा की बात की जाए तो इसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं और कोलेस्ट्रॉल्स केवल यूकेरियोट्स में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में हैप्लोइड्स उपस्थित होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के प्रोटीन्स की बात की जाए तो प्रोटीन का वर्गीकरण पृथक्करण के आधार पर होता है। ठीक है। परिधीय प्रोटीन जो जैसे स्पेक्ट्रीन प्रोटीन्स होता है और आंतरिक प्रोटीन जिसे समाकलन प्रोटीन भी कहा जाता है, जो भीतर की ओर धसे हुए होते हैं, जो आसानी से पृथक नहीं होते। ठीक है, जैसे ग्लाइकोफोरिन्स होते हैं। अब प्लाज्मा झिल्ली की शर्करा की बात की जाए तो शर्करा में क्या होता है? प्रोटीन से जुड़ी हुई होती है जिसे ग्लाइकोप्रोटीन्स कहा जाता है और वसा से जुड़ी होती है जिसे ग्लाइकोलिपिड्स कहा जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर साइड की ओर उपस्थित होती है, यानी बहिकोशिकीय भाग में शर्करा उपस्थित होती है। अब शर्करा के कार्य की बात की जाए तो कोशिका को पहचानने में सहायक होती है। ठीक है, कोशिका का जुड़ना में सहायक होती है। प्लाज्मा झिल्ली के लवणों की बात की जाए तो ये असममित संरचनाएं होती है। वसा प्रोटीन संगठन बाहर व भीतर की ओर भिन्न भिन्न होते हैं, ये बात हमें पता है। प्लाज्मा झिल्ली की द्रव्यता, तरलता और नियमन बसीय अम्ल जैसे बसीय अम्ल, कोलेस्ट्रॉल केवल यूकेरियोट में पाए जाते हैं। बसीय अम्ल असंतृप्तता के आधार पर प्लाज्मा झिल्ली की तरलता के समानुपाती होती है, यानी अगर इस बसीय अम्ल अब आगे बात करते हैं अपन प्लाज्मा झिल्ली में प्रोटीन व वसा की गति, पार्श्वीय विसरण और फ्लिप फ्लॉप गति। पार्श्वीय गति में क्या होते हैं? प्रोटीन व वसा दोनों पार्श्व विसरण दर्शाते हैं। फ्लिप फ्लॉप गति में क्या होता है? केवल वसा ही फ्लिप फ्लॉप गति दर्शाती है। प्लाज्मा झिल्ली के कार्यों की बात करेंगे हम। चयनात्मक पारगम्य होती है, केवल कुछ विशिष्ट विलेय अणुओं के लिए पारगम्य होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे की बात की जाए तो इनमें क्या होता है? अध्रुवीय यौगिक आसानी से प्लाज्मा झिल्ली में विसरण गति दर्शाते हैं, ध्रुवीय अणु नहीं दर्शाते हैं, अध्रुवीय यौगिक दर्शाते हैं। ध्रुवीय यौगिक गति हेतु वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन की आवश्यकता होती है ध्रुवीय यौगिकों के लिए। ठीक है। प्रोकैरियोट जीवाणु में कोशिका झिल्ली के रूपांतरण की बात की जाए तो मीजोसोम्स होते हैं जिनका कार्य क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन में काम होता है, यानी प्रतिकृतिकरण में।
और कोशिका विभाजन में काम आता है। ये इसके मीजोसोम्स के प्रमुख कार्य होते हैं। दूसरा क्या होता है? श्वसन होता है। श्वसन समवृद्धि है। श्वसन या श्वसन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की समवृद्धि होती है जो सहायक कार्य में सहायक होता है। क्रोमेटोफोर्स की बात की जाए, इस पर प्रकाश संश्लेषी वर्णक उपस्थित होते हैं। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु उपस्थित होते हैं। ये होते हैं क्रोमेटोफोर के कार्य। ठीक है, आगे पढ़ेंगे अपन कोशिका झिल्ली नेक्स्ट क्लास में।